नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता होगा कि यूपीएससी आईएएस का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है। उसमें जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2, इसके अलावा जो एसए का पेपर है उसके बारे में डिस्कस कर लिया गया है। इसमें जीएस पेपर 3 जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें कुल मिलाकर के 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो शुरुआती 10 क्वेश्चन है उसको प्रत्येक 150 शब्दों में लिखना है और प्रत्येक 10 नंबर का है, यानी 10 क्वेश्चन को हल करेंगे तो 100 नंबर में मूल्यांकन होगा। और आगे 11 से 20 तक का जो प्रश्न 10 क्वेश्चन है वो प्रत्येक 250 शब्दों में लिखना है और हर एक क्वेश्चन पे 15 नंबर का मूल्यांकन किया जाएगा। कुल मिलाकर के 150 नंबर, यानी टोटल अगर मिला लिया जाए तो 250 नंबर का क्वेश्चन पेपर है। इसमें पहला प्रश्न है, समावेशी समृद्धि एवं संपोषणीय विकास के परिप्रेक्ष्य में आंतरपीढ़ी एवं अंतरपीढ़ी साम्या के विषयों की व्याख्या कीजिए। बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसके बारे में जानकारी नहीं होती है, खास करके जो हिंदी में होता है, तो उसके लिए ज़्यादा अच्छा होता है कि इंग्लिश वाले जो वर्ड्स हैं उसको भी थोड़ा सा देख लिया जाए। इसमें जैसे जो साम्या वर्ड है उसको इंग्लिश में इक्विटी लिखा गया है। इसमें साम्या वर्ड इज़ डिफाइंड एज इक्विटी इन इंग्लिश वर्ड। तो एक्सप्लेन इंटरजनरेशनल एंड इंटरजनरेशनल इश्यू ऑफ इक्विटी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसके बारे में डिस्कस करना है इस वाले क्वेश्चन में। इक्विटी जैसा कि कोविड-19 के समय में प्रोवाइड किया गया था ताकि लघु उद्योग जो हैं, मध्यम उद्योग, वो सही प्रकार से चल सकें, तो उससे संबंधित क्वेश्चन है। दूसरा प्रश्न है, संभाव्य जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित कीजिए तथा उसके निर्धारकों की व्याख्या कीजिए। वे कौन से कारक हैं जो भारत को अपने संभाव्य जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद को साकार करने से रोकते रहे हैं। यानी डिफाइन पोटेंशियल जीडीपी एंड एक्सप्लेन इट्स डिटर्मिनेंट्स। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट हैव बीन इनहिबिटिंग इंडिया फ्रॉम रियलाइजिंग इट्स पोटेंशियल जीडीपी। यानी कि जो संभाव्य सकल घरेलू उत्पाद है, यानी कि जो संभावना है वो क्या क्या हो सकती है और कैसे जीडीपी को रुक रहा है, क्या कारक हैं जिसकी वजह से जीडीपी ठीक प्रकार से कलेक्ट नहीं हो पा रही है, या जीडीपी जो सकल घरेलू उत्पादन है वो ठीक प्रकार से हो नहीं पा रहा है, और इसको बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं, इसके बारे में बताना है। ये भी इजी क्वेश्चन है। तीसरा प्रश्न है कि भारत में कृषि उत्पादों के परिवहन एवं विपणन में मुख्य बाधाएं क्या हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है कि जो कृषि उत्पाद हैं उसके परिवहन और विपणन, यानी कि व्हाट आर द मेन कंस्ट्रेंट्स इन ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इन इंडिया। जैसे कि वर्तमान में देखा जाए तो कृषि रेल करके और एक रेल करके दो प्रकार की परियोजना भी चलाई गई थी, जिसमें कृषि उत्पादों को बाज़ारों तक या मंडियों तक पहुंचाने संबंधी कार्य प्रारंभ किए गए थे सरकार के माध्यम से। तो वो कुछ डेवलपमेंट थे जो गवर्नमेंट ने किया था, तो उसको भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसके बारे में हम बता सकते हैं, और कैसे पैंडेमिक भी विपणन और परिवहन में एक प्रकार से बाधा बन रही है, इसके बारे में हम दर्शा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं जिसको हम 150 शब्दों में लिख करके मार्क्स को गेन कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है, देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की चुनौतियां एवं अवसर क्या हैं। खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहित कर कृषकों की आय में कैसे पर्याप्त वृद्धि की जा सकती है। यानी व्हाट आर द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इन द कंट्री। हाउ कैन इनकम ऑफ फार्मर्स बी सब्सटेंटली इंक्रीज्ड बाय एनकरेजिंग फूड प्रोसेसिंग। तो ये भी बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। इसमें स्ट्रक्चर अगर बनाना चाहें तो इसका सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि फूड प्रोसेसिंग क्या होता है, फिर इसके लाभ क्या हो सकते हैं, जैसा कि इसमें कहा भी है। उसके बाद हम चुनौतियाँ, एक लाइन में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, उसके बाद सीधा पॉइंट डाल देंगे कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की चुनौतियाँ क्या हैं, जैसे कि आधारभूत संरचना का अभाव है, कृषि उत्पादों का ठीक प्रकार से विपणन न हो पाना है, और किसानों का जो किसान उत्पाद है उसमें बहुत ही ज़्यादा लाभ की स्थिति ना हो पाना भी है, और जैसे संग्रहण हो गया या उसके विपणन हो गए या परिवहन हो गया, इस क्षेत्र में भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। तो ये सारी चुनौतियां हम इसमें गिना सकते हैं। और इसको प्रोत्साहित करने के लिए और कैसे डबलिंग फार्मर हम कर सकते हैं फूड प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से, इसके उपाय के तौर पर हम यहाँ पे सुझा सकते हैं। तो ये चौथा क्वेश्चन इस प्रकार से हो सकता है। पांचवा है, नैनो टेक्नोलॉजी से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नैनो टेक्नोलॉजी एंड हाउ इज़ इट हेल्पिंग इन हेल्थ सेक्टर। और ये
जो स्वास्थ्य का क्षेत्र है उसमें किस प्रकार से सहायक हो सकता है, इसके बारे में डिस्कस करना है। तो नैनो टेक्नोलॉजी बोलें या बायोटेक्नोलॉजी बोलें, ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसे लाभदायी हो सकता है। जैसे कि अगर हम पराश्रवित तरंगें होती हैं, अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, तो उसके माध्यम से, या कैसे बैक्टीरिया से कैसे दहेज जम जाता है, या कोरोना वैक्सीन को निकाला जाएगा, वैक्सीनेशन प्रक्रिया में भी बायोटेक्नोलॉजी या नैनो टेक्नोलॉजी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो इन सब का हम जिक्र करके इसको हम बता सकते हैं, इसका आंसर जो है डिफाइन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि विज्ञान हमारे जीवन में गहराई तक कैसे गुथा हुआ है। विज्ञान आधारित प्रौद्योगिकियों द्वारा कृषि में उत्पन्न हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या हैं, यानी हाउ इज साइंस interwoven deeply with our lives, what are the striking changes in agricultural triggered off by the science based technologies। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। इस बार यूपीएससी ने जो भी क्वेश्चन बनाया है वो कठिन प्रवृत्ति के नहीं है जो मेंस में पूछा जा रहा है, लेकिन प्रीलिम्स वाला कठिन प्रवृत्ति का था। तो इसमें कुल मिलाकर के इस क्वेश्चन के स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हम बता सकते हैं कि विज्ञान हमारे जो दैनिक जीवन है उसमें किस प्रकार से उपयोगी है, किस प्रकार से एकदम मिला हुआ है, इंटरमिंगल्ड है, इंटरकनेक्टेड है। इसके बाद बताना है कि विज्ञान आधारित प्रौद्योगिकियों द्वारा कृषि में क्या परिवर्तन आए हैं। तो कृषि का विकास किस प्रकार से हुआ है, कैसे उसका यांत्रिकीकरण हुआ, कैसे मशीनीकरण हुआ है, कैसे कैसे नए नए मशीन आ रहे हैं, थ्रेसर आ रहा है, ट्रैक्टर कई तरीके के आते हैं, फिर रोलर होता है। ऐसे बहुत सारे मशीनें होती हैं जिससे जो उत्पादन है या जो कटाई है उसको बहुत जल्दी कर लिया जाता है, यहाँ तक कि रोपाई भी कर लिया जाता है। तो इससे कुछ फ़ायदे भी हुए हैं, जैसे ये हम कह सकते हैं, ये कुछ समाज से भी रिलेटेड क्वेश्चन हम कर सकते हैं इसको, कि इससे कुछ नुकसान भी हुए हैं। जैसे कि अगर वर्ग आधारित जो संरचना है उस पर भी इसका प्रभाव पड़ा है, इससे बेरोजगारी भी बढ़ी है। तो महात्मा गांधी का भी हम कोटेशन कोट कर सकते हैं कि जो विज्ञान है उसका प्रयोग बहुत ज़्यादा, या प्रौद्योगिकी का प्रयोग इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए कि वो मानव श्रम का ह्रास कर दे। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। अगला है पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2020 प्रारूप मौजूदा EIA यानी कि एनवायरनमेंट असेसमेंट जो होता है EIA एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अधिसूचना 2006 से कैसे भिन्न है। अभी आपको पता होगा कि 2020 में जो है पर्यावरण प्रभाव आकलन का जो ड्राफ्ट है वो बनाया गया है। तो पूछ रहा है कि ये 2006 वाले जो नोटिफिकेशन है उससे किस प्रकार से भिन्न है। तो ये भी बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा चर्चा में भी रहा था साथ ये EIA वाला जो क्वेश्चन है ये। 8वां प्रश्न है जल संरक्षण एवं जल सुरक्षा हेतु भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित जल शक्ति अभियान की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, यानी व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द जल शक्ति अभियान लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड वाटर सिक्योरिटी। ये भी अगेन इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। जल शक्ति अभियान जो है 2016 से बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा है। इसके लिए अलग से एक मंत्रालय का भी गठन किया गया है, जल शक्ति मंत्रालय, जिसके प्रथम मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं जो कि काम भी कर रहे हैं। और जो जल है उसके कंजर्वेशन के लिए भी बहुत सारी योजनाएं, नीति आयोग भी इससे संबंधित रिपोर्ट्स जो हैं प्रकाशित करती रहती हैं। तो किस तरीके से अभियान चल रहा है, ऐसे अटल भूजल योजना भी चल रहा है जो कि एक तरीके से जल संरक्षण का अभियान है जो कि 5-6 राज्यों से स्टार्टिंग हुआ था इसका। तो ये सब पॉइंट मेंशन करके बहुत ही अच्छे तरीके से हम ये वाला भी क्वेश्चन टैकल कर सकते हैं। अगला है साइबर अपराध के विभिन्न प्रकारों और इस खतरे से लड़ने के आवश्यक उपायों की विवेचना कीजिए, यानी डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ साइबर क्राइम्स एंड मेजर्स रिक्वायर्ड टू बी टेकन टू फाइट द मीनेंस। तो ये भी फिर बहुत ही ज़्यादा छोटा क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा सस्ता, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। इसमें साइबर अपराध क्या होता है पहले एक लाइन में उसको डिफाइन कर सकते हैं, फिर इसमें क्या क्या खतरे हैं यानी कि चुनौतियों के रूप में, फिर उसके उपाय क्या हो सकते हैं इसके बारे में हमें बताना है इसमें। जैसे वर्तमान में देखा जाए तो व्हाट्सएप जो है वो एक नई पॉलिसी लेकर के आई है जिसमें एक यदि आप मोबाइल को अपडेट करेंगे तो अपडेशन में एक नया अपडेट वो मांगेगा जिसमें आपको एग्री अगर आप कर देंगे तो वो आपके डाटा जो है, आपके लोकेशन, आपके कुछ अन्य जो चीज़ें रहेंगी जो कि उसमें लिखे होंगे अपडेशन में, वो सब डाटा को व्हाट्सएप विल बी एबल टू फॉरवर्ड टू फेसबुक। अगर आप डिसएग्री कर देते हैं या डिलीट कर देते हैं तो वो आपके व्हाट्सएप अकाउंट को डिलीट कर देगी। तो ऐसी धमकी भरी भी चेतावनी मिल रही है। तो इस प्रकार से जो
साइबर के क्षेत्र में परिवर्तन आ रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा एक पासिंग रेफरेंस के तौर पर उसका हम जिक्र कर सकते हैं। इसके अलावा मेन फोकस जो क्वेश्चन पूछा गया उस पर हम कर सकते हैं। 10वां है, प्रभावी सीमावर्ती क्षेत्र प्रबंधन हेतु हिंसावादियों को स्थानीय समर्थन से वंचित करने के आवश्यक उपायों की विवेचना कीजिए और स्थानीय लोगों में अनुकूल धारणा प्रबंधन के तरीके भी सुझाइए। यानी फॉर इफेक्टिव बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट डिस्कस द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू बी टेकन टू डिनाई लोकल सपोर्ट टू मिलिटेंट्स एंड ऑल्सो सजेस्ट वेज टू मैनेज फेवरेबल परसेप्शन अमंग लोकल्स। यानी जो सीमा सुरक्षा वाली जो चुनौतियां होती हैं उसमें कहीं ना कहीं ऐसा भी देखा जाता रहा है इतिहास में। यदि देखा जाए, जैसे कि अगर बांग्लादेश वाले बॉर्डर में देखा जाए तो वहाँ पे जो सीमा वाले अधिकारी हैं तो वो आपस में ही कुछ घुसखोरी करके एक सीमा से दूसरी सीमा को लोग माइग्रेट करवा देते थे। जैसे कि सीए वाले कानून के समय में ये बात बहुत ज़्यादा चर्चा में रही थी कि किस प्रकार से बांग्लादेश वाले बॉर्डर से बहुत सारे बांग्लादेशियों को भारत में माइग्रेट किया गया। तो उससे हम किस तरीके से जो लोकल हैं वहाँ के, उनके परसेप्शन को कैसे हम तोड़ सकते हैं, कैसे हम उनको अभिप्रेरित कर सकते हैं, कैसे हम उनको परसुएट कर सकते हैं। सो कैन लोकल शुड नॉट उसमें ना लगें कि वो किसी दूसरे को सहयोग इस तरीके से दें कि वो राष्ट्र के लिए खतरा पैदा कर दें। तो इस तरीके से हम एग्जाम्पल देते हुए अच्छे से इस क्वेश्चन को भी टैकल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण के रूप में विनियोग के अर्थ की व्याख्या कीजिए। यानी एक्सप्लेन द मेजरिंग इन्वेस्टमेंट मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी ऑफ टर्म्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। उन कारकों की विवेचना कीजिए जिन पर एक सार्वजनिक एवं निजी निकाय के मध्य रियायत अनुबंध यानी कि कंसेशन एग्रीमेंट तैयार करते समय विचार किया जाना चाहिए। यानी डिस्कस द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल डिजाइनिंग ए कंसेशन एग्रीमेंट बिटवीन ए पब्लिक एंटिटी एंड ए प्राइवेट एंटिटी। तो इसके बारे में इसमें डिस्कस करना है। अगला है, वस्तु एवं सेवा कर राज्यों की क्षतिपूर्ति अधिनियम 2017 के तर्काधार की व्याख्या कीजिए। और कोविड-19 ने वस्तु एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति निधि को प्रभावित और नए संघीय तनावों को उठाया है, उसके बारे में बताना है। यानी एक्सप्लेन द रेशनल बिहाइंड द गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट 2017, हाउ हैज़ कोविड-19 इम्पैक्टेड द जीएसटी कंपनसेशन फंड एंड क्रिएशन न्यू फेडरल टेंशंस। ये जो 12वां क्वेश्चन है सेम टू सेम इसी क्वेश्चन के ऊपर हमने करीब आधे घंटे की वीडियो बनाई है चैनल पर, यू कैन वॉच दैट। आधे घंटे की वीडियो है, सिर्फ जो 12वां क्वेश्चन पूछा गया इसी क्वेश्चन के ऊपर ही, सेम टू सेम इसी क्वेश्चन के ऊपर ही उसका हमने पूरा वीडियो ही डिस्कस किया था। 13वां प्रश्न है, धान गेहूं प्रणाली को सफल बनाने के लिए कौन से प्रमुख कारक उत्तरदायी हैं? इस सफलता के बावजूद यह प्रणाली में अभिशाप कैसे बन गई है? यानी व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग राइस व्हीट सिस्टम ए सक्सेस इन स्पाइट ऑफ दिस सक्सेस, हाउ हैज़ दिस सिस्टम बिकम बेन इन इंडिया। कुल मिलाकर के ये है कि जब 1960 के दशक में बहुत ज़्यादा भारत में भूखमरी वाली समस्या थी, अकाल भी पड़े हुए थे एक दो बार, उस समय कह सकते हैं आर्थिक तंगी आ गई थी, अंतर्राष्ट्रीय संबंध ठीक प्रकार से नहीं चल पा रहे थे। तो उस समय जो है राइस और व्हीट जो है, जब हरित क्रांति लाया गया तो राइस और व्हीट जो है उसका उत्पादन बढ़ गया, तो भारत में एक तरीके से खाद्य सुरक्षा की स्थिति आ गई। लेकिन कैसे ये वर्तमान समय में ये भारत की कृषि के लिए एक अभिशाप भी बन गया है, उसके बारे में डिस्कस करना है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जो चावल होता है, गेहूँ होता है, ये प्रति किलोग्राम के पीछे बहुत ज़्यादा पानी लेता है, यानी कि वाटर कंजर्वेशन इसका बहुत ज़्यादा होता है। तो भारत में पानी की समस्या भी है, जैसे कि ऊपर क्वेश्चन भी पूछा गया था कि वाटर कंजर्वेशन के लिए जो जल शक्ति अभियान चलाया गया है उसकी विवेचना करने थे। तो अगर हम चावल को उत्पादन करेंगे या कह लें कि गेहूँ का या उसका गन्ने का उत्पादन करेंगे तो ये पानी को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। तो इन सब के उत्पादन को कम से कम उस क्षेत्र में कम किया जाना चाहिए जहाँ पर पानी की कमी है। जैसे कि अगर हम हरियाणा बोल दें या पंजाब बोल दें तो वहाँ से पानी की समस्या हम देख सकते हैं, या हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश कह लें तो यहाँ सब हो सकता है कि जो धान है या जो गन्ना है उसकी खेती को धीरे धीरे कम किया जाए। एक बैग ना कम किया जाए कि किसानों के ऊपर मतलब नुकसान पड़ जाए, लेकिन धीरे धीरे एक मतलब सतत प्रक्रिया चलाते हुए 10 साल 15 साल 20 साल के भीतर धीरे धीरे एक प्रक्रम के माध्यम से उसको कम किया जाए या बिल्कुल ही कम कर दिया जाए, और उसकी जगह पे जो दूसरी फसलें हो सकती हैं, बागवानी हो सकता है, उन सबको बढ़ावा दिया जाए ताकि जो वाटर कंजप्शन है वो भी कम हो।
क्योंकि नीति आयोग की रिपोर्ट भी ऐसी आती हैं कि भारत में पानी की कमी से चलते 2021-22 तक जो है करीब करीब 20-22 शहर जो हैं वो बिल्कुल पानी की कमी से जूझते रहेंगे। तो विवेकपूर्ण अगर तरीके से उपयोग करेंगे तो ऐसा हम कर सकते हैं। 14वां क्वेश्चन है, रिक्तीकरण परिदृश्य में विवेकी जल उपयोग के लिए जल भंडारण और सिंचाई प्रणाली में सुधार के उपायों को सुझाइए। यानी सजेस्ट मेजर्स टू इम्प्रूव वाटर स्टोरेज एंड इरीगेशन सिस्टम टू जस्ट जुडिशियस यूज अंडर डिप्लीटिंग सिनेरियो। यानी कि फिर वही क्वेश्चन आ गया है कि पानी की समस्या से पूरा देश परेशान है, तो हम सिंचाई का कौन सा पैटर्न बनाएं, कैसे उसमें सुधार करें, ताकि जो डिप्लीट हो रहा है, डिप्लीटिंग वाटर लेवल हो रहा है, पानी का जो भूक्षरण क्षमता है या जो अंडरग्राउंड वाटर है उसकी क्षमता को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके विभिन्न उपाय बताने हैं। और इरीगेशन के क्या क्या नए नए सिस्टम हो सकते हैं इसके बारे में हमें इसमें बता सकते हैं। जैसे कि अगर हम कह लें जो किसान हैं उनको फंड प्रोवाइड करके या उनको सब्सिडीज़ प्रोवाइड करके हम उनको जो यंत्रीकरण है, जो मशीनें हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं। नई नई टपक सिंचाई पद्धतियां हैं उनके लिए हम बहुत अच्छे भी गांव में प्रयोग भी ऐसा होता है कि लोग सब्सिडी पे मशीन लेकर के एक तरीके से टपक सिंचाई टाइप का वो प्रयोग करते हैं, तो कम पानी से उनकी ज़्यादा फसलें सिंचाई हो जाती हैं और ज़्यादा उत्पादन भी होता है। तो जितना पानी चाहिए खेतों को उतने ही पानी उसकी आवश्यकता अगर पूरी कर दी जाए तो खेती अच्छी हो जाती है। ज़्यादा पानी जब ढकेल दिया जाता है नहरों के माध्यम से तो एक तरीके से पानी का दुरुपयोग होता है उससे। तो हम कह सकते हैं कि जो नए नए तरीके हैं इरिगेशन के उसका प्रयोग करके हम पानी के भंडारण की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। 15वां क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी ने विश्व भर में अभूतपूर्व तबाही उत्पन्न की है, तथापि इस संकट पर विजय पाने के लिए प्रौद्योगिकी प्रगति का लाभ स्वेच्छा से लिया जा रहा है। इस महामारी के प्रबंधन की सहायता अर्थ प्रौद्योगिकी की खोज कैसे की गई, उसका एक विवरण दीजिए। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई झंझट वाली बात नहीं है। कोविड-19 ने इतना तबाही उत्पन्न की है तो इसमें बता रहा है कि प्रौद्योगिकी किस प्रकार से इसमें लाभ दे रही है। जैसे कि वैक्सीनेशन वाली प्रक्रिया चल रही है, इसमें बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी ये सब काम करेंगे ही करेंगे। तो उन सब टेक्नोलॉजीज़ के बारे में हम बता सकते हैं कि हाउ हैज़ दिस टेक्नोलॉजीज आर हेल्पिंग इन इम्प्रूविंग द पैंडेमिक इन द वर्ल्ड। तो कोविड-19 पैंडेमिक हैज़ कॉज्ड unprecedented devastation worldwide. However, technological advancement are being availed readily to win over the crisis. Give an account of how technology was sought to aid management of the pandemic. तो ये भी इजी क्वेश्चन है, एवरीवन कैन टैकल दिस इजीली। 16वां, पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन के विपरीत सूर्य के प्रकाश से विद्युत ऊर्जा उत्पादन करने के लाभों का वर्णन कीजिए। इस प्रयोजनार्थ हमारी सरकार द्वारा पहल क्या की जा रही है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से बनाया गया है कि भारत सरकार जो भी योजनाएं ला रही हैं वो उसका ज़्यादा जोर इसी बात पर है कैसे हम सूर्य के प्रकाश से जो सोलर पैनल वगैरह हैं उनके माध्यम से हम ज़्यादा बिजली का उत्पादन कर पाएँ। जैसे कि रीवा में भी एक बहुत बड़ा सोलर पैनल का भी पार्क खोला गया। इस तरीके से लद्दाख में भी खोलने की बात की जा रही है। और अभी प्रधानमंत्री ने भी एक ट्वीट किया था कुछ दिन पहले, उन्होंने कहा था कि जो वायुमंडल है, वायुमंडल में जो तटीय क्षेत्र वाले वायुमंडलीय क्षेत्र हैं उससे हम कैसे पानी को निकाल सकते हैं, इसके बारे में खोज करें। डेनमार्क वाले साइंटिस्ट से जब वो बात कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे, जिस पर राहुल गांधी ने ट्वीट करके उनका मजाक भी उड़ाया था। फिर वैज्ञानिकों ने राहुल गांधी का मजाक उड़ा लिया कि उनको किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है। तो भारत सरकार इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम कर रही है। तो सूर्य के प्रकाश वाली जो विद्युत ऊर्जा उससे मिल जाए, इसके बारे में हमें बताना है कि इसका लाभ क्या हो सकता है और इसमें सरकार ने क्या पहल की हैं। जैसे कि अगर हम कुसुम योजना की बात करें, कुसुम योजना सीधा सूर्य इससे रिलेटेड है, तो उसका हम आराम से इसमें विवरण कर सकते हैं। 17वां प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, यानी व्हाट आर की फीचर्स ऑफ नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये भी अगेन बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है और ये चर्चा में भी रहा था क्वेश्चन ये वाला। 18वां, आपदा प्रबंधन में पूर्ववर्ती प्रतिक्रियात्मक उपागम से हटते हुए भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए अभिनूतन उपायों की विवेचना कीजिए। यानी डिस्कस द रिसेंट मेजर्स इनिशिएटेड इन डिजास्टर मैनेजमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टिंग फ्रॉम द अर्लियर ऑफ रिएक्टिव अप्रोच। इसमें आपदा प्रबंधन 2005 का वर्णन कर सकते हैं। इसके अलावा जो 1897 का जो अधिनियम है उसका हम थोड़ा सा चर्चा कर सकते हैं इसमें।
और जैसे कि अभी चक्रवाती तूफ़ान अपने बंगाल की खाड़ी से और अरब सागर से आया था, तो उस समय जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ हैं, जो अन्य अर्धसैनिक बल हैं, उन सब का कैसे सहयोग लिया गया, कैसे उड़ीसा की सरकार ने जो हैं कैसे भारत सरकार से एक तरीके से संघीय ढांचे को मजबूत करते हुए कैसे राज्यों की मदद की है। तो दिस ऑल अप्रोचेस कैन बी मेंशन्ड हियर टू गिव ए गुड आंसर। 19वां प्रश्न है, भारत के पूर्वी भाग में वामपंथी उग्रवाद के निर्धारक क्या हैं? यानी व्हाट आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये खास करके जो सीए के समय में जो असम में बहुत ज़्यादा विवाद हो गया था, आगजनी हो गई थी, उससे संबंधित ये क्वेश्चन हो सकता है, कुछ कुछ उससे कनेक्ट करते हुए। प्रभावित क्षेत्रों में खतरों के प्रतिकारार्थ भारत सरकार, नागरिक प्रशासन एवं सुरक्षा बलों को किस सामरिकी को अपनाना चाहिए? यानी व्हाट स्ट्रेटजी शुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी फोर्सेज अडॉप्ट टू काउंटर द थ्रेट इन द अफेक्टेड एरियाज। तो ये भी अगेन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है जो कि आंतरिक सुरक्षा से संबंधित है। 20वां प्रश्न, आंतरिक सुरक्षा खतरों तथा नियंत्रण रेखा सहित म्यांमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान सीमाओं पर सीमा पार अपराधों का विश्लेषण कीजिए। विभिन्न सुरक्षा बलों द्वारा इस संदर्भ में निभाई गई भूमिका की विवेचना कीजिए। यानी एनालाइज इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड ट्रांस बॉर्डर क्राइम अलॉन्ग म्यांमार, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान बॉर्डर, इंक्लूडिंग लाइन ऑफ कंट्रोल। ऑल्सो डिस्कस रोल प्लेड बाई वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेज इन दिस रिगार्ड। जो सीमा सुरक्षा बल है या इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस है या असम राइफल्स है, इन सब का हम इसमें विवेचन कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, इसके बारे में आप बता सकते हैं कि आपके लिए क्वेश्चन पेपर कैसा था, कठिन था, सरल था या मध्यम कैटेगरी का था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद जीएस पेपर 4 का पूरा क्वेश्चन पेपर इस पर आ जाएगा। उसके बाद बिहार पीसीएस का भी क्वेश्चन जो मेंस वाला एग्ज़ाम हुआ है वो भी हो चुका है, तो उसके भी क्वेश्चन पेपर आते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।